दोस्तों ये 330 BC 330 कबले मसीह की बात है। उस वक्त के हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर एम्पायर नंदा एम्पायर में उस वक्त धनानंदा का राज चल रहा था। उस रोज़ धनानंदा ने अपने कैपिटल पतलीपुत्रा में, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, कोई ख़ास दावत मुनक्किद कर रखी थी। इस दावत में नंदा एम्पायर के पढ़े लिखे ब्राह्मण दूर दूर से शिरकत के लिए आए हुए थे। इन्हीं ब्राह्मणों में विष्णु गुप्ता, जिन्हें आज हम चाणक्य या चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो भी पतलीपुत्रा में धनानंदा के दरबार में इस वक्त मौजूद थे। चाणक्य अपने बैठने के लिए किसी खाली जगह की तलाश में थे। उन्हें वहीं राजा के थ्रोन के पास एक खाली कुर्सी नजर आई। अभी वो उस कुर्सी पर बैठने ही वाले थे कि अचानक ढोल बजने की आवाज़ आई। राजा की आमद का ऐलान किया जा रहा था। अचानक हर तरफ शोर मच गया, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। राजा अपने सिपाहियों के झुरमुट में बड़ी शान के साथ अपने थ्रोन पर जाकर बैठ गया। अभी राजा के वजीर ने उसके लिए तारीफ़ी कलमात कहना ही शुरू किए थे कि अचानक राजा ने अपने वजीर को हाथ के इशारे से रुकने को कहा और एक तरफ देखने लगा। तमाम दरबारी और वजीर राजा की तरफ मुतवज्जो थे। चाणक्य कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे क्योंकि राजा उन्हीं की तरफ देख रहा था। राजा ने गरज कर कहा, कौन है ये बदसूरत शख्स, निकालो इसे यहाँ से बाहर। दोस्तों, असल में चाणक्य गलती से राजपुरोहित की जगह पर जाकर बैठ गए थे और कहा जाता है कि चाणक्य का कॉम्प्लेक्शन, उनका कलर कुछ डार्क था। इस वजह से राजा ने उनके लिए ये बेइज्जती के अल्फाज कहे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे राजा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उस ज़माने में ब्राह्मणों के साथ अमूमन राजा इज्जत के साथ पेश आया करते थे। लेकिन ये तो बेइज्जती की इंतहा थी। इससे पहले कि राजा के सिपाही उसका हुक्म पूरा करते, चाणक्य अपनी जगह से तेज़ी से खड़े हुए और राजा के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने राजा की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुमने एक पढ़े लिखे ज्ञानी आलिम ब्राह्मण की इंसल्ट की है। तुम अपनी ताकत के नशे में अपने होश खो बैठे हो, लेकिन तुम्हें अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना होगा। चाणक्य ने राजा के सामने अपनी चोटी खोल दी और उन्होंने कसम उठाई कि जब तक मैं तुम्हारी इस एम्पायर को ज़मीन में दफन करके इसकी जगह नई एम्पायर खड़ी नहीं कर दूंगा, ये चोटी खुली रहेगी। चाणक्य ने ये अल्फाज अदा किए और तेज़ी के साथ महल से बाहर निकल गए। दोस्तों, कहते हैं कि राजा ने चाणक्य को गिरफ्तार करने के लिए अपने सिपाही उनके पीछे भेजे, लेकिन इससे पहले कि उसके सिपाही चाणक्य को गिरफ्तार कर पाते, राजा धनानंदा के बेटे प्रवथा ने इस शर्त पर चाणक्य को सेफ पैसेज प्रोवाइड कर दिया कि जब कभी भी वो राज धनानंदा को अपने थ्रोन से डीथ्रोन करेगा, उसकी जगह वो प्रवथा को राजा बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लेट। दोस्तों, इसके बाद चाणक्य धनानंदा के बेटे प्रवथा के साथ एक खुफिया रास्ते के ज़रिए से राज धनानंदा के महल से बाहर निकल गए। शायद आप ये सोच रहे हो कि धनानंदा का बेटा तो खुद राजा बनने वाला होगा, उसको चाणक्य की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले राजाओं के कई के बेटे हुआ करते थे, तो इसी तरह धनानंदा के भी एक से ज़ायद बेटे थे और उसका ये बेटा यानी प्रवथा उस लिस्ट में शामिल नहीं था जो कि अगले मुतवक्को बादशाह हो सकते थे। इस वजह से प्रवथा ने चाणक्य के ज़रिए से राज तक पहुंचने का रास्ता मुंतखब किया। बहरहाल चाणक्य प्रवथा के साथ एक खुफिया रास्ते से धनानंदा के महल से बाहर निकल गए। उसके बाद चाणक्य ने धनानंदा के बेटे प्रवथा की राजा बनने के लिए तरबियत करना शुरू कर दी। इसी ज़माने में उनकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से हुई। उन्होंने एक दरख्त के पीछे से चंद बच्चों को राजा राजा खेल खेलते हुए देखा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो कि राजा बना हुआ है, उसके सामने दो बच्चे जो सिपाही का रोल अदा कर रहे थे, एक और बच्चे को लेकर आते हैं जो कि शायद मुजरिम था। राजा अपने सिपाहियों से पूछता है कि इस शख्स का क्या कसूर है। सिपाही बताते हैं कि इस शख्स ने रोटी चोरी की है। जब उसके ऊपर रोटी चोरी साबित हो जाती है तो राजा हुक्म देता है कि चोर को 5 कोड़े लगाए जाएं और साथ ही साथ वो अपने लिए 10 कोड़े लगाने का फैसला करता है। चाणक्य ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जब बच्चों का खेल ख़त्म हुआ तो चाणक्य दरख्त के पीछे से बाहर निकले और उन्होंने राजा से पूछा कि आपने अपने लिए 10 कोड़ों की सज़ा क्यों मुंतखब की। बच्चा कहता है कि जिस राज में अवाम भूखे मर रहे हों, उसका राजा इसी लायक है। दोस्तों, ये सुनकर चाणक्य उस बच्चे से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने सोचा कि ये बच्चा मुस्तकबिल में राजा बनने के लायक है। दोस्तों, इस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद
चाकिया ने इस बच्चे यानी चंद्रगुप्त मौर्य को इसके बाप से ख़रीद लिया या शायद अपना शागिर्द बना लिया, वो उसके गुरु बन गए। बहरहाल इसके बाद चाकिया ने चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंदा के बेटे प्रवथा दोनों की राजा बनने के लिए तरबियत करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक वो ये फैसला नहीं कर सके थे कि इन दोनों में से किसको राजा बनाना है। दोस्तों, नंदा जैसी एम्पायर का मुकाबला करने के लिए चाकियों को बहुत सी दौलत की ज़रूरत थी, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लिए एक फ़ौज जमा कर सकते। कहते हैं कि धनानंदा ने अपने लिए एक खुफिया जगह के ऊपर बहुत सी दौलत छुपा कर रखी हुई थी और चाकिया धनानंदा के बेटे प्रवथा के ज़रिए उस दौलत का सुराग लगाने में कामयाब हो गए और ये दौलत इतनी थी कि इसके ज़रिए से चाकिया अपने लिए एक फ़ौज, एक मर्सनरी आर्मी खड़ी करके नंदा एम्पायर के मुकाबले पर ला सकते थे। दोस्तों, कहते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस बात का जिक्र है कि चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंदा के बेटे प्रवथा में से एक को सिलेक्ट करने के लिए चाकिया ने उन दोनों को एक टेस्ट से गुजारा। चाकिया ने उन दोनों को एक कीमती हार दिया जो कि ये दोनों अपने गले में बांध कर रखते थे। चाकिया ने पहले प्रवथा से कहा कि तुम जब चंद्रगुप्त मौर्य सो रहा हो उस वक्त उसके गले से ये हार ऐसे निकालना कि उसको पता भी ना चले। प्रवथा इस इम्तिहान में नाकाम हो गया। कुछ दिन बाद चाकिया ने यही इम्तिहान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि उस वक्त जबकि प्रवथा सो रहा हो तुम खामोशी के साथ उसके गले से ये हार बग़ैर खोले इस तरह निकालना कि उसको पता भी ना चले। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवथा का गला काट कर उसका हार निकाल लिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ये काम कर लिया तो चाकिया ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा, मैं तुम्हें मगध का राजा बनाऊंगा। बहरहाल ये वही ज़माना था जिस वक्त सिकंदर आज़म ईरान और मिस्र को रोंदता हुआ हिंदुस्तान तक पहुंच गया था। सिकंदर आज़म हिमालय के पहाड़ों के ज़रिए से सवात के रास्ते नॉर्थ वेस्टर्न हिंदुस्तान यानी आज के पाकिस्तान में दाखिल हुआ। जब सिकंदर आज़म टैक्सिला तक पहुंचा तो टैक्सिला के राजा ने सिकंदर का मुकाबला करने के बजाय पीसफुल सरेंडर का रास्ता इख्तियार किया और उसने अपने 5000 सिपाही सिकंदर आज़म के हवाले किए ताकि वो उसके पड़ोसी राजा पोरस से मुकाबला कर सके। जब सिकंदर आज़म राजा पोरस के साथ एक तवील और थका देने वाली जंग करके दरियाए बयास के किनारे पहुंचा तो उसके दूसरी तरफ मगध एम्पायर थी। कहते हैं कि सिकंदर आज़म तो इस जंग को लड़ना चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सिपाहियों ने उसके साथ बगावत कर दी, जिस वजह से सिकंदर को वापस जाना पड़ा। उसके बाद चाकिया ने उस ख़जाने से जो कि उसे राज धनानंदा का खुफिया ख़जाना हासिल हुआ था, उन्होंने उस ख़जाने से एक मर्सनरी फ़ौज खड़ी करके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर राज धनानंदा का मुकाबला करने की ठानी। लेकिन दोस्तों, चाकिया और चंद्रगुप्त मौर्य की फ़ौज अभी भी धनानंदा एम्पायर के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाकिया ने यह फैसला किया कि बजाय इसके कि वो सीधा राज धनानंदा का मुकाबला करें, उसके पेरिफेरल एम्पायर पे, उसके एम्पायर की पेरिफेरी पे यानी उसके बॉर्डर एरियाज़ पे जो स्टेट्स वाक़ थी उनको कंट्रोल करना शुरू किया। कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी उन्होंने एक औरत को देखकर बनाई जो कि अपने बच्चे को डांट रही थी। वो बच्चा अपनी प्लेट के बीच में से खाना खाने की कोशिश करते हुए अपना हाथ जला बैठता है। वो औरत उसको डांटते हुए कहती है कि खाना बीच में गर्म होगा, इसलिए प्लेट के बीच से खाने के बजाय इसके साइडों से खाना शुरू करो। जब सिकंदर आज़म हिंदुस्तान से वापस गया तो उसकी मौत हो गई और उसकी एम्पायर उसके जर्नैलों में तकसीम हो गई और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट हिंदुस्तान और टैक्सिला यानी वो इलाका जो कि उस वक्त धनानंदा की एम्पायर के साथ बॉर्डर जिसका लगता था, उस पर रूल कायम हुआ सिकंदर के जर्नैल सेल्यूकस का, जिसको हम सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जानते हैं। ये वही इलाका था जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाकिया अपनी जंग कर रहे थे। 305 BC 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस एम्पायर का एक दूसरे से टाकरा हुआ और ऐसा लगता है कि इस टाकरे में चंद्रगुप्त मौर्य को कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो ट्रीटी हुई उस ट्रीटी में ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, मकरान और बलूचिस्तान के इलाके सेल्यूकस एम्पायर ने
चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए और इसके बदले में उसने हासिल किए 5000 हाथी। हेलेनिस्टिक मिलिट्री स्ट्रेटजी में हाथियों को जंग जीतने के लिए बहुत अहम समझा जाता है। बहरहाल इस तरह से मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन, उसकी बुनियाद रख दी गई थी। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ राजाओं के साथ अलायंस बनाकर, इत्तेहाद बनाकर सीधे राज धनानंदा का मुकाबला करना शुरू किया। इस मुकाबले में राज धनानंदा को शिकस्त हुई और यूं हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर नंदा एम्पायर का खात्मा हुआ और उसकी जगह उससे भी ताकतवर मौर्य एम्पायर कायम हुई। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद चाणक्य ने पूरे शहर के सामने खड़े होकर अपनी चोटी दोबारा बांधी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जैन मत कबूल कर लिया। ये भी हिंदू मत की तरह हिंदुस्तान का एक और मज़हब है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन मत की किताबों में दर्ज है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपना थ्रोन, अपना तख्त अपने बेटे बिंदुसारा के हवाले किया और ख़ुद वो एक जैन मॉन्क की ज़िंदगी गुजारने के लिए साउथ हिंदुस्तान की तरफ चले गए। दोस्तों, बिंदुसारा ने 297 BC 297 कबले मसीह में मौर्यन एम्पायर का तख्त संभाला और उनके बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, उनके पोते अशोका द ग्रेट मौर्यन एम्पायर के राजा बने। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने अशोका का नाम ना सुना हो। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में अशोका को चक्रवर्ती कहा जाता है, जिसका मतलब है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अशोका के अपने इंस्क्रिप्शंस में, जो उनके स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनमें वो अपने लिए देवनम पिया पियादासी का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है बिलव्ड ऑफ द गॉड। अशोका ने मौर्यन एम्पायर को साउथ इंडिया में कलिंगा तक पहुंचा दिया। अशोका ने अपने ज़माने में हिंदुस्तान के वेस्टर्न कॉन्टैक्ट्स को, वेस्टर्न स्टेट्स के साथ हिंदुस्तान के कॉन्टैक्ट्स को दोबारा डेवलप किया। उन्होंने बड़े बड़े बादशाहों के पास अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे, जिनमें एंटियोकस का जिक्र मिलता है, इजिप्ट के टॉलेमी का जिक्र मिलता है, उसके अलावा मैसिडोनिया के एंटिगोनस का जिक्र मिलता है। दोस्तों, अशोका की सबसे फेमस कैंपेन उनकी कलिंगा की कैंपेन थी। कलिंगा आज के ज़माने में उड़ीसा का इलाका है। कलिंगा उस वक्त मौर्यन एम्पायर के बाहर हुआ करता था, लेकिन ये मौर्यन एम्पायर के इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के ऊपर पड़ा करता था। इसको फतह करने के लिए अशोका ने एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की, लेकिन इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। कहा जाता है कि इसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए। इस जंग की वजह से अशोका के दिल पर, उसके दिमाग पर इस नुकसान का बहुत गहरा सदमा हुआ और कहा जाता है कि इस जंग के कुछ अरसे बाद वो बुद्धिस्ट हो गए और नॉन वायलेंस की तरगीब करनी शुरू कर दी। और कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपनी सल्तनत को, अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए कभी वायलेंस का, कभी जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया। दोस्तों, अशोका के ज़माने में मौर्यन एम्पायर बंगाल से लेकर ईस्टर्न अफ़गानिस्तान तक पहुंची हुई थी। मौर्यन एम्पायर के पहले तीनों राजाओं के 90 साल, इनके 90 ईयर्स मौर्यन एम्पायर के महान साल समझे जाते हैं। इनके सबसे इम्प्रेसिव ईयर्स समझे जाते हैं। मौर्यन एम्पायर के बाद बहुत कम ही राजा ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जियोग्राफी पर पूरे सब कॉन्टिनेंट को पॉलिटिकली यूनाइट करके हिंदुस्तान पर हुकूमत की हो। लेकिन अशोका के मौत के बाद मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का वक्त शुरू होता है। उसके बाद से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और मौर्यन एम्पायर के सबसे आखिरी बादशाह को उसके अपने कमांडर ने उस वक्त कत्ल कर दिया जबकि वो अपने ट्रूप्स की इंस्पेक्शन कर रहा था और उस कमांडर ने मौर्यन एम्पायर का ख़ात्मा कर दिया। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वीडियो सीरीज़ की मेरी आज की वीडियो के लिए इतना ही। इससे अगली वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया की दूसरी महान एम्पायर, इंडिया की दूसरी ग्रेट एम्पायर, जिसको हम गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, या आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि इसमें मैंने कोई चीज़ गलत बयान की है, तो ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है।